देर आयद लेकिन क्या दुरुस्त भी आए। देर और देर के बाद और देर, आखिर क्यों? यह सवाल हर जहन में उठ रहा है। बात है जनगणना की। 2011 के 17 साल बाद अब नई जनगणना होगी। जी हां, 17 साल बाद। हर 10 साल में होने वाली जनगणना में 7 साल की देरी क्यों? और वो भी अभी 2025 में शुरू नहीं हो रही, बल्कि करीब 2 साल बाद 2027 में शुरू होगी। पूरी कब होगी पता नहीं। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल और आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। आज बात जनगणना की। यह जनगणना 2020 में शुरू हो जानी थी, लेकिन उस समय कोविड का बहाना बनाकर इसे टाल दिया गया और फिर टाला ही जाता रहा। हालांकि कोविड में कोई काम नहीं रुका था, चुनाव और चुनाव प्रचार भी नहीं, रैली रोड शो भी नहीं। लेकिन अब ये जनगणना 2025 से ही शुरू क्यों नहीं की जा रही? अब शायद जाति जनगणना का बहाना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार देश में 2 चरणों में जनगणना आयोजित की जाएगी। जी हां, इसका ऐलान कर दिया गया है, जिसमें पहली बार सभी जातियों की जनगणना भी शामिल होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। बहुत छोटा चरण है, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे बर्फबारी वाले क्षेत्रों में लागू होगा। और दूसरा चरण व्यापक होगा, जिसमें 1 मार्च 2027 से देश के शेष हिस्सों में जनगणना और जाति जनगणना का काम शुरू होगा। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत इस संबंध में अधिसूचना 16 जून 2025 को जारी की जाएगी। इस जनगणना की क्या खासियत है वो भी बता देते हैं आपको। ऐतिहासिक देरी के अलावा इस जनगणना की कुछ खासियत भी है। जैसे 1931 के बाद पहली बार जातिवार जनगणना होगी। जी हां, इसकी मांग विपक्ष ने की। आपने देखा कि किस तरह राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया। इसके अलावा यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नागरिक स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकेंगे। यह जनगणना महिला आरक्षण विधेयक 2023 के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिसमें महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात की गई थी। लेकिन कांग्रेस ने कुछ सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, वास्तव में 2021 में होने वाली जनगणना को लेकर अगले 23 महीनों की देरी करने का कोई कारण नहीं है। मोदी सरकार केवल हेडलाइन बटोरने में सक्षम है, डेडलाइन पूरा करने में नहीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार से जनगणना की समय सीमा स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने पूछा है कि जनगणना कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, ये पूरी समय सीमा बताई जाए। ये जनगणना कितनी महत्वपूर्ण होती है किसी भी देश के लिए? जनगणना किसी भी देश के नीति निर्माण और योजना निर्धारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जनसंख्या, उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार, भाषा, धर्म आदि के आंकड़ों के आधार पर सरकार नीतियां बनाती है और योजनाएं तय करती है। जैसे कहां कितने स्कूल बनने हैं, अस्पताल या राशन की दुकान होनी चाहिए, इसका आधार जनगणना से आता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्त आयोग द्वारा जो अनुदान का बंटवारा होता है, वो भी जनसंख्या के आधार पर होता है। तमाम योजनाएं जैसे मनरेगा, पीएम आवास योजना आदि में राज्यों की आबादी के अनुपात में बजट मिलता है। और फिर आता है एक और अहम मुद्दा, संसदीय प्रतिनिधित्व और डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का मुद्दा, जो मुख्यतः जनसंख्या के आधार पर ही तय होता है। तो ये परिसीमन या डिलिमिटेशन क्या है? आपको बता दें कि 1976 के 42वें और फिर 2001 के 84वें संविधान संशोधन के तहत परिसीमन को 2026 तक स्थगित कर दिया गया था, ताकि दक्षिण और उत्तर भारत के बीच जनसंख्या नियंत्रण के अंतर से सीटों में असंतुलन ना हो। लेकिन 2026 के बाद इसे फिर से लागू करने की संभावना है, क्योंकि 2026 तक का ही कैप है। इसलिए 2027 में प्रस्तावित जनगणना, जातीय जनगणना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि परिसीमन के बारे में अभी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह मुद्दा बेहद सुलगता हुआ मुद्दा है और इससे राज्यों के बीच तनाव पैदा होने की संभावना है। और पिछले दिनों हमने ऐसा देखा भी, जब परिसीमन की बात उठी और दक्षिण भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक ने ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात तक कही। यह सवाल बार बार उठा कि क्या दक्षिणी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण करने की सजा दी जाएगी? आपको बता दें कि आखिरी परिसीमन 2008 में हुआ था। इसके लिए आयोग का गठन 2001 की जनगणना के बाद 2002 में हुआ। लेकिन चूंकि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या 2026 तक स्थिर रखी गई थी, इसलिए इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या वही रही, सिर्फ सीमाएं पुनर्निर्धारित की गई। जो आरक्षित
सीटें होती हैं SC ST के लिए, उनकी नई गणना हुई। कुछ नए निर्वाचन क्षेत्र बने और कुछ पुराने खत्म हो गए, विलीन हो गए। परिसीमन में आखिरी बार संसदीय सीटों की संख्या को पुनर्निर्धारित 1976 में किया गया था, जिसका आधार 1971 की जनगणना थी। इसमें उन राज्यों को लोकसभा में अधिक सीटें मिली जिनकी जनसंख्या 1971 तक अधिक थी, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार आदि। इसी के बाद इंदिरा गांधी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाई, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों की कुल संख्या को फ्रीज कर दिया गया। जैसे मैंने बताया आपको कि 2026 तक कोई पुनर्वितरण नहीं होगा, ऐसा तय कर दिया गया था, भले ही जनसंख्या कितनी ही बढ़े। इसी प्रतिबंध को 2001 में 84वें संविधान संशोधन के जरिए 2026 तक बढ़ाया गया, ताकि जिन राज्यों ने जनसंख्या पर नियंत्रण किया है, मुख्यतः दक्षिणी राज्य, उन्हें राजनीतिक नुकसान ना हो। इसी तरह 1976 का परिसीमन ही आखिरी बार था जब संसदीय सीटों का पुनर्निर्धारण हुआ, लेकिन तब भी सीटों का असंतुलन बना रहा। और 2026 के बाद यदि पुनर्वितरण होता है तो यह असंतुलन और गहरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी ठोस वजह है कि उत्तर भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है इस दौरान, और दक्षिण भारत की कमोबेश कम या स्थिर रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR यानी कुल प्रजनन दर औसतन 2 है, यानी एक महिला पर औसतन 2 बच्चे हैं। और आज की तारीख में उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों की प्रजनन दर 2 या 2 से ज्यादा पहुंच गई है। बिहार की प्रजनन दर तो 3 के आसपास पहुंच गई है और यूपी की 2.5 से ऊपर, 2.5 से ऊपर, जबकि दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल आदि में ये 2 से नीचे यानी 1.7 या 1.8 के बीच बनी हुई है। यानी अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो एक बार फिर दक्षिण के राज्य नुकसान में रहेंगे। और यह जनगणना भारत के संघीय ढांचे, संसदीय संतुलन और क्षेत्रीय राजनीति में बड़े बदलाव ला सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस और दक्षिण भारतीय दलों DMK, TRS आदि ने जनगणना की सावधानी पूर्वक निगरानी की बात कही है कि कहीं इसका प्रयोग राजनीतिक संतुलन बदलने के लिए ना किया जाए। कैसे होता है लोकसभा सीटों का निर्धारण, आपको ये भी बता देते हैं। अभी तक करीब 10 लाख की आबादी पर लोकसभा की एक सीट निर्धारित है। यह 1971 की जनगणना के आधार पर है। उस समय भारत की जनसंख्या करीब 54 करोड़ थी। यही वजह है कि लोकसभा में 543 सीटें निर्धारित की गई। आज की तारीख में अनुमान है कि जनसंख्या बढ़कर 140 करोड़ हो गई है। इस हिसाब से आज लोकसभा की सीटें होनी चाहिए 1400 यानी 1400। शायद यही वजह है कि नए संसद भवन में लोकसभा में बैठने की क्षमता बढ़ाई गई है। अब लोकसभा कक्ष में 888 सीटें हैं। इसके अलावा संयुक्त सत्रों के लिए इस कक्ष की क्षमता बढ़ाकर 1272 सीटें की गई है। अगर जनसंख्या के हिसाब से राज्यवार गणित लगाएं तो 1971 में यूपी की जनसंख्या, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल था, करीब 8.5 करोड़ थी। इसलिए 10 लाख की आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा सीटें यूपी के हिस्से में आई, 85। अब उत्तराखंड अलग होने के बाद भी यूपी के पास लोकसभा की पूरे देश में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। अब अगर यूपी की जनसंख्या इस समय अनुमानित 24 करोड़ है तो हिसाब लगाइए कि यूपी के हिस्से कितनी सीटें आएंगी। 10 लाख के हिसाब से 240। और तमिलनाडु के हिस्से, तमिलनाडु में अभी 39 सीटें हैं, 39। 1971 में इसकी आबादी थी करीब 4 करोड़, तो 39 सीटें मिली। और आज की जनसंख्या है करीब 7 से 8 करोड़ के बीच। अब 10 लाख की आबादी के हिसाब से यहां भी सीटें देखें तो 70 या 80 हो सकती हैं, यानी 2 गुनी। तो यूपी की 80 से 240 यानी 3 गुनी, और तमिलनाडु की 39 से 70 या 80 यानी 2 गुनी। किसे नुकसान हुआ? तमिलनाडु को। यही असंतुलन उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत व अन्य छोटे राज्यों के बीच है और यह बढ़ रहा है। तो फिर इसका हल क्या है? इसके लिए कुछ लोग राज्यसभा की ताकत बढ़ाने की बात करते हैं, कुछ मतदान भार जैसे समाधान सुझाते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य की सीटें भी जनसंख्या पर आधारित होती हैं, हालांकि लोकसभा जितनी नहीं। बड़ी जनसंख्या वाले राज्य जैसे यूपी, महाराष्ट्र को ज्यादा राज्यसभा सीटें मिली हुई हैं। राज्यसभा में समानता सिद्धांत लागू करना, जैसे अमेरिका में सीनेट में हर राज्य को 2 सीटें मिलती हैं, चाहे उसकी जनसंख्या कुछ भी हो। इससे दक्षिण पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों को राष्ट्रीय नीति में संतुलित अधिकार मिल सकता है अगर ये व्यवस्था की जाए। दूसरा समाधान बताते हैं कि लोकसभा में मतदान भार लागू कर दिया जाए। ये क्या है? यानी हर सांसद का वोट समान न होकर उनके राज्य की जनसंख्या या अन्य मानकों के आधार पर तय किया जाए। उदाहरण जैसे उत्तर भारत के सांसद का 1 वोट 1 भार, लेकिन केरल या नागालैंड के सांसद का 1 वोट 1.5 या 2 भार।
इससे कम सीट वाले राज्यों को संतुलन में ज़्यादा प्रभाव मिल सकता है। लेकिन ये सब बेहद मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा और राजनीतिक सहमति भी बनानी पड़ेगी, और शायद ये संभव नहीं है। उत्तर भारत के राज्य इसका निश्चित ही विरोध करेंगे। इससे संघीय तनाव होगा, यानी एक राष्ट्र दो वोट की ताकत जैसे सवाल उठेंगे। इसी तरह इन्हीं में से एक तीसरा समाधान यह भी है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया है, यानी जिन राज्यों में जन्म या प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत 2 से कम है, उनकी एक लोकसभा सीट का निर्धारण कम जनसंख्या पर कर दिया जाए, और जिन राज्यों की जन्म दर 2 या 2 से अधिक है, उनकी एक सीट ज़्यादा जनसंख्या पर। जैसे अभी 10 लाख की आबादी पर एक सीट तय है, तो आगे छोटे या जनसंख्या नियंत्रण वाले राज्यों की सीट 15 लाख पर और यूपी जैसे बड़े राज्यों की सीट 25 या 30 लाख आबादी पर तय कर दी जाए। इससे संतुलन बनेगा, लेकिन इसमें भी वही चुनौती है, संविधान संशोधन की और एक वोट एक अधिकार की अवधारणा पर चोट लगेगी। इसलिए ये एक टेढ़ी खीर है, डिलिमिटेशन, एक जलता हुआ सवाल, यानी इसे हल करना आसान नहीं है, बल्कि आग से खेलने जैसा ही है। इसी के साथ सीटों का भूगोल बदलने से भी बड़ी चुनौतियां पैदा होंगी। इसको लेकर भी बीजेपी की मंशा पर सवाल हैं। देखना होगा कि इसका हल क्या होगा। लेकिन दक्षिण भारत की यह मांग जायज़ है कि उन्हें जनसंख्या नियंत्रण की सजा ना दी जाए। और फिलहाल तो अभी जनगणना के साथ में जातीय जनगणना ही समय से पूरा करना और फिर संख्या के हिसाब से सीटों का बंटवारा और महिला आरक्षण भी समाहित करना एक बड़ी चुनौती है, और फिर इसके आधार पर नई योजनाएं बनाना। यहाँ यह भी याद रखिए कि अगले लोकसभा चुनाव 2029 में हैं, जिसके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की भी कवायद चल रही है, यानी बहुत सारे मुद्दे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि जनगणना के फाइनल आंकड़े शायद 2030 में ही मिल पाएंगे, लेकिन अगर अंतरिम आंकड़ों पर ही कोई फैसला लिया गया तो बड़ा फेरबदल हो सकता है। यानी जनगणना के साथ अगला आम चुनाव देश और लोकतंत्र के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बेबाक भाषा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।